तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। ये हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत हम इसरो और जो हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम है इनके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इससे पहले हमारे 5 वीडियो तो अपलोड कर दिए गए हैं। ये हमारा 6ठा वीडियो रहेगा, तो इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च कर दिया गया है। सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के चांद यूरोपा पर जीवन की संभावना की तलाश करने के लिए जीवन की संभावना को तलाश करने के लिए नासा ने यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है। इस स्पेसक्राफ्ट को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स, इसके फाल्कन हेवी रॉकेट के द्वारा 14 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया था। अब यूरोपा क्लिपर मिशन की बात करें तो इस मिशन का उद्देश्य यह जांच करना है कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा में क्या बृहस्पति का एक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह यूरोपा, उसमें जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां है या नहीं, यह जांच करना इसका उद्देश्य है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा है, उसकी जो बर्फीली सतह है उसके नीचे समुद्र है। तो आप ये समझ सकते हैं कि वहां पे इतनी ठंड है कि पानी जम गया है। पानी जम गया है तो अब उसके नीचे क्या है, जीवन की संभावना, अर्थात वहां हो सकता है समुद्र हो, जो इस उपग्रह को क्या रहने लायक बनाता है, जो ये सिद्ध करता है कि उस उपग्रह पे लोग या फिर जीवन हो सकता है। अब बात करें अन्य की कि अन्य इससे क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है इससे संबंधित। तो $5.2 बिलियन का यह मिशन यूरोपा क्लिपर नासा के द्वारा किसी भी ग्रह मिशन या प्लानिटरी मिशन के लिए बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष मिशन रहेगा। बास्केटबॉल कोर्ट से भी बड़े इस यान की लंबाई लगभग 100 फीट मतलब 30.5 मीटर और चौड़ाई की बात करें तो 58 फीट मतलब 16.5 मीटर है। इसका वजन लगभग 6000 किलो या 13000 पाउंड है। रोबोटिक सौर ऊर्जा से चलने वाला यह यान 5 वर्ष और 6 महीने में लगभग 2.9 बिलियन किलोमीटर की यात्रा करेगा और फिर उसके बाद 2030 में जाके बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का यूरोपा क्लिपर क्या है, बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा का अध्ययन करने के लिए समर्पित पहला मिशन है। ठीक है, तो ये हमने देखा बृहस्पति का जो यूरोपा उपग्रह है उसका अध्ययन करने के लिए नासा ने पहली बार किसी को भेजा है। वो कौन सा, यूरोपा क्लिपर। यूरोपा क्लिपर क्या 9 उपग्रह और 1 गुरुत्वाकर्षण प्रयोग से सुसज्जित है। क्या यूरोपा क्लिपर क्या है, इसमें 9 तो उपकरण लगे हुए हैं और 1 गुरुत्वाकर्षण प्रयोग है। यह बृहस्पति की परिक्रमा करेगा और यूरोपा के 49 चक्कर लगाएगा। कितने, 49 चक्कर लगाएगा और उससे में सब कुछ जानने की कोशिश करेगा। फैक्ट की बात करें तो यूरोपा क्या है, सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, जिसकी खोज 1610 में गैलीलियो गैलीली ने और साइमन मारियस ने की थी। नासा की यूरोपा क्लिपर मिशन से पहले यूरोपीय एजेंसी ने बृहस्पति के चांद यूरोपा पर जीवन की संभावना तलाश करने के लिए जूस मिशन अप्रैल 2023 में लॉन्च किया था। तो वहां पे जीवन की तलाश करने के लिए जो हमारे यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उन्होंने जूस मिशन अप्रैल 2023 में पहले भी लॉन्च कर लिया है। बात करें विश्व का सबसे बड़ा पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया गया। विश्व का सबसे पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो उसकी बात करें विश्व का पहला लकड़ी का लकड़ी का उपग्रह फ्लोरिडा अमेरिका के जो नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स रॉकेट के द्वारा 5 नवंबर 2024 को लॉन्च किया गया। इस उपग्रह को पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS भेजा जाएगा, फिर इसके बाद उसे 400 किलोमीटर ऊंचाई वाली ऑर्बिट में छोड़ दिया जाएगा। मतलब पहले तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे जाएगा, फिर वहां से 400 किलोमीटर और ऊपर छोड़ देंगे। अब इस सैटेलाइट के बारे में बातचीत करते हैं, जिसे लिग्नोसेट कहते हैं। नाम की बात करें तो हथेली के बराबर के आकार के इस सैटेलाइट को लिग्नोसेट नाम दिया गया है। आकार की बात करें तो इसकी लंबाई मात्र 10 सेंटीमीटर और वजन लगभग 900 ग्राम ही है। विकास की बात करें तो लिग्नोसेट को जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और होम बिल्डर सुमितोमो जो फॉरेस्ट्री है इन दोनों ने मिलकर विकसित किया है। किसने, जापान की तो क्योटो यूनिवर्सिटी है और होम बिल्डर सुमितोमो फॉरेस्ट्री, इन दोनों ने मिलकर इसका विकास किया है। नाम है इसका लिग्नोसेट। बात करें लकड़ी की तो जापान ने लिग्नोसेट का निर्माण मैग्नोलिया की लकड़ी है ना उससे किया है। मैग्नोलिया मतलब जापान में जैसे होनो की लकड़ी कहते हैं, उससे इसका निर्माण किया है। जब मैग्नोलिया की लकड़ी है तो यह मजबूत और टिकाऊ प्रकृति की मानी जाती है, इसलिए इसका उपयोग किया गया। इस सैटेलाइट के पैनल बिना किसी गोंद
या स्क्रू, या इस सैटेलाइट के जो भी पैनल है वो बिना किसी स्क्रू या गोंद का इस्तेमाल किए बनाए गए, अर्थात जो जापानी तकनीक है जिसमें सांचे को फिट करने वाली तकनीक होती है उससे इसका निर्माण किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य तो अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में लकड़ी के स्थायित्व का परीक्षण करना है कि अंतरिक्ष का जो कठोर वातावरण है उसमें क्या हमारी लकड़ी सुरक्षित रह सकती है या नहीं, इसका परीक्षण करना है। इसका अंतिम लक्ष्य अंतरिक्ष के मलबे को कम करना भी है। क्या अंतरिक्ष में जो मलबा फैल गया है उस मलबे को कम करना इसका अंतिम लक्ष्य भी है। क्यों? क्योंकि मलबा जो हमारा आयरन है, मेटल्स है, इनकी वजह से फैल रहा है, तो लकड़ी हो सकता है इसका उपाय हो। लिग्नोसेट को 6 महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां यह ब्रह्मांडीय विकिरण, उच्च तापमान भिन्नता, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण सहित चरम स्थितियों के संपर्क में रहेगा। लिग्नोसेट। अब बात करते हैं विश्व के पहले 3D रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया है। देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने अग्निबाण सॉर्टेड 01 मिशन को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने में सफलता हासिल कर ली। कौन सा मिशन? हमारा अग्निबाण सॉर्टेड 01 मिशन। और ये किसने भेजा है? हमारा एक स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस जो हैदराबाद का है, उसने इसको भेजा है। अग्निबाण सॉर्टेड 01 मिशन श्रीहरिकोटा में निर्मित भारत के पहले निजी लॉन्च पैड धनुष से 30 मई 2024 को लॉन्च किया गया था। कब? 30 मई 2024 को लॉन्च किया गया था भारत के पहले निजी लॉन्च पैड से। यह क्या सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है, ठीक है। इसके साथ स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित दुनिया का पहला रॉकेट का परीक्षण था। तो अग्निबाण सॉर्टेड की बात करें तो दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। अग्निबाण क्या? सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल जो डेमोन्स्ट्रेटर है अग्निकुल, इसके पेटेंटेड अग्नि लेड इंजन के द्वारा एकल चरण लॉन्च वाहन है, अर्थात इसमें केवल एक ही चरण का है ये, और इसको लॉन्च कर दिया गया। 18 मीटर लंबे इस रॉकेट का द्रव्यमान कितना है? 14,000 किलो है। अग्निबाण 5 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में 100 किलो तक के पेलोड को 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है। कितना? 100 किलोग्राम तक के पेलोड को कितना? 700 किलोमीटर की जो ऊंचाई है वहां तक ले जाने में ये सक्षम है। अग्निकुल ने क्या 3D मुद्रित रॉकेट बनाने के लिए इंकोनेल धातु का उपयोग किया है। किसके लिए? इंकोनेल धातु है, इसका उपयोग किया है। इंकोनेल क्या होती है? एक मिश्र धातु होती है जो क्या करती है? ऑक्सीकरण और संक्षारण प्रतिरोधी है। ना तो इसका ऑक्सीकरण हो सकता है, न ही इसका संक्षारण हो सकता है, और अंतरिक्ष यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त मेटल है। उल्लेखनीय है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अब तक ऐसे सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण नहीं किया है जिसमें प्रोपेलेंट के तौर पर तरल और गैस दोनों प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो इसरो ने तो आज तक ऐसा नहीं किया। इसरो भी अपने GSLV जो मार्क 3 है रॉकेट के लिए सेमी क्रायोजेनिक इंजन SCE 200 विकसित कर रहा है। तो ये जब विकसित हो जाएगा तो हम भी इसका उपयोग करेंगे। अब फैक्ट की बात करें तो हमारा अग्निकुल कॉस्मोस की शुरुआत हमारे 2017 में की गई थी। कब? 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। चेन्नई में स्थापित इस स्टार्टअप को श्रीनाथ रविचंद्रन, मोइन, SPM और हमारे IIT प्रोफेसर मद्रास के जो प्रोफेसर है SR चक्रवर्ती, इन तीनों ने मिलकर शुरू किया था। इसने अग्निकुल कॉस्मोस। बात करें अग्निकुल कॉस्मोस की तो अग्निकुल कॉस्मोस अंतरिक्ष में अपने रॉकेट प्रक्षेपण करने वाली दूसरी भारतीय निजी कंपनी बन गई। पहली की बात करें तो पहली कौन सी थी? हमारी स्काई रूट एरोस्पेस, जो जिसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। तो हम ध्यान रखेंगे अंतरिक्ष में रॉकेट प्रक्षेपण करने वाली पहली हमारी निजी कंपनी तो स्काई रूट एरोस्पेस थी। दूसरी हमारी कौन है? अग्निकुल कॉस्मोस। इसने इसरो के श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से अपने स्वदेशी रूप से विकसित विक्रम S रॉकेट अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया था। किसने? हमारे स्काई रूट एरोस्पेस। अब एक और न्यूज आती है। न्यूज की बात करें तो भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च कर दिया गया। क्या? भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च कर दिया गया। तो भारत ने अपने पहले फिर से प्रयोग किए जाने वाले हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 का सफल परीक्षण किया है। किसका? रूमी 1 का। रूमी 1 की बात करें तो रूमी 1 को चेन्नई के ESR के तिरुविंदई में TTDC जो ग्राउंड है वहाँ से 24 अगस्त 2024 को लॉन्च किया था। रॉकेट को मोबाइल लॉन्चर का उपयोग करके उपकक्षीय प्रक्षेप पथ में लॉन्च किया गया। कहाँ पे? मोबाइल लॉन्चर का उपयोग करके उपकक्षीय प्रक्षेप पथ में लॉन्च किया गया इस रॉकेट को। आगे बात करें भारत के इस पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट को तमिलनाडु में स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने
मार्टिन ग्रुप के साथ विकसित किया है। किसने? जो तमिलनाडु में हमारा स्टार्टअप है स्पेस जोन इंडिया, तो इसने मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर इसका निर्माण किया है। रूमी 1 के द्वारा 3 क्यूब सैटेलाइट और 50 पिको सैटेलाइट को उपकक्षीय प्रक्षेप पथ में प्रक्षेपित किया गया है। तो आप देख सकते हैं हमारे 3 तो क्यूब सैटेलाइट है और 50 पिको सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन पर शोध करने के लिए क्या डेटा इकट्ठा करेंगे। तो अब रूमी 1 के बारे में बातचीत करें, रॉकेट के बारे में रूमी 1 की। तो रूमी 1 रॉकेट में जेनेट्रिक जो फ्यूल आधारित हाइब्रिड मोटर इलेक्ट्रिकली ट्रिगर्ड पैराशूट डिप्लॉय किया गया है। रूमी 1 रॉकेट में लिक्विड और सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट इस सिस्टम है ताकि ऑपरेशनल लागत कम से कम आए और इसकी क्षमता बढ़ जाए। तो इसमें लिक्विड और सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट सिस्टम लगाया गया है। बात करें 3.5 मीटर ऊंचे रूमी 1 रॉकेट कुल 80 किलोग्राम का है। क्या? 80 किलोग्राम का है, जिसका 70% हिस्सा क्या पुनः प्रयोग किया जा सकता है। मतलब केवल 30% हिस्सा ही खराब होता है, 70% हिस्सा तो दोबारा से काम आ सकता है। अब हम बात करेंगे आदित्य L1 मिशन की। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने पहले सौर मिशन आदित्य L1 का परीक्षण किया है। इसका प्रक्षेपण हमारे PSLV C57 रॉकेट का उपयोग करके किया गया था। इसका PSLV C57 रॉकेट का उपयोग किया गया था। इसके लिए इसरो के इतिहास में यह पहली बार था जब PSLV के चौथे चरण को 2 बार प्रक्षेपित किया गया ताकि अंतरिक्षयान को उसके अंडाकार कक्षा में सटीक रूप से स्थापित किया जा सके। अब हम बात करेंगे आदित्य L1 मिशन के बारे में। तो आदित्य L1 मिशन के बारे में बातचीत करें, एक मिनट। आदित्य L1 मिशन के बारे में बातचीत करें तो इसका परिचय के बारे में बात करते हैं। आदित्य L1 मिशन परिचय क्या है इसका? आदित्य L1 मिशन हमारे 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन है। तो आदित्य L1 क्या हमारे 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से, अर्थात सूर्य से इतनी दूर रहेगा। कितना? 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से रहेगा और ये क्या करेगा? इतनी दूरी से सूर्य का अध्ययन करेगा और ये पहला हमारा सौर मिशन है। ये L1 बिंदु तक पहुंचने में इसे लगभग 125 दिन लगेंगे। कितने? 125 दिन लगेंगे हमारे L1 बिंदु तक पहुंचने में। बात करें एस्ट्रोसेट की। एस्ट्रोसेट वर्ष 2015 के बाद आदित्य L1 भी इसरो का दूसरा खगोल वेधशाला श्रेणी का मिशन है। तो हम देख सकते हैं आदित्य L1 ये भी हमारी क्या एक खगोलीय वेधशाला है। तो इससे पहले हमने कौन सी भेजी थी? एस्ट्रोसेट, जो कब भेजा था? 2015 में। इस मिशन की यात्रा भारत के पिछले जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है मंगलयान की तुलना में काफ़ी छोटी है। ये जो मिशन है इसकी यात्रा क्या भारत के पिछले जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है मंगलयान, इसकी तुलना में काफ़ी छोटी है ये यात्रा। अंतरिक्ष यान को क्या सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना है। ये अंतरिक्ष यान है हमारा कौन सा? जो आदित्य L1। तो इसको क्या करेंगे हम? सूर्य पृथ्वी प्रणाली के जो लैग्रेंज बिंदु है L1, इसके चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना है, जो हम देखेंगे। तो ये कहाँ है L1 बिंदु? तो उसके बारे में बातचीत करें। सबसे पहले बात करते हैं इसके पेलोड्स की। तो उद्देश्य की बात करें, इस मिशन का उद्देश्य हमारे सौर्य कोरोना, प्रकाश मंडल मतलब फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सौर पवन, इनके बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। अर्थात इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी वो प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। इसका आदित्य L1 का। आदित्य L1 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आदित्य L1 का प्राथमिक उद्देश्य हमारी जो सूर्य के जो विकिरण, ऊष्मा, कण प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र सहित सूर्य के व्यवहार और ये पृथ्वी से को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके संबंध में गहरी समझ हासिल करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। अब इससे पहले आपने देखा कि L1 का मतलब लैग्रेंज पॉइंट होता है और लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं उसके बारे में बात करें। तो लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? अंतरिक्ष में वे स्थान होते हैं जहाँ पे सूर्य और पृथ्वी, क्या सूर्य और पृथ्वी जैसे दो बड़े परिक्रमा करने वाले पिंडों की गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ एक दूसरे को संतुलित कर देती है। तो लैग्रेंज पॉइंट कौन से होते हैं? तो ये वो स्थान होते हैं जहाँ पे सूर्य और पृथ्वी जैसे दो बड़े बड़े परिक्रमा करने वाले जो पिंड होते हैं उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ क्या है? एक दूसरे को संतुलित कर देती है। तो ये हमारे क्या लैग्रेंज पॉइंट होते हैं। तो ये हमारा सूर्य है और इसमें हम देख सकते हैं कौन कौन से पेलोड्स लगे हुए हैं। तो VELC ये पहला पेलोड है, दूसरा SUIT, तीसरा SOLEX, सोलेक्स, इसमें हेल 1
ASPX, पापा, पेलोड और मैग। तो इसकी तरह देख सकते हैं हम 7 पेलोड लगे हुए हैं इसके अंदर जो आदित्य हमारा सैटेलाइट है उसके अंदर। इनको आप स्क्रीन को रोक के पढ़ भी सकते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं इसके। तुम्हारा ये आदित्य L1 के बारे में था। अब आगे बात करें, इसका अर्थ यह है कि एक छोटी वस्तु जैसे हमारे अंतरिक्षयान अपनी कक्षा को बनाए रखने के लिए अधिक ईंधन का उपयोग किए बिना इन बिंदुओं पर रह सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों पिंड है ना, बड़े वाले पिंड, ये अपने एक दूसरे की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है इसको संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे कुल पृथ्वी और सूर्य के बीच में 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं। कितने? 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अलग अलग विशेषता होती है। ये बिंदु क्या है, एक छोटे द्रव्यमान को 2 बड़े द्रव्यमानों के बीच में स्थिर पैटर्न में परिक्रमा करने में सक्षम बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक छोटे द्रव्यमान को बड़े द्रव्यमानों के बीच में स्थिर पैटर्न में परिक्रमा करने में सक्षम बनाएंगे। अब हम बात करेंगे पृथ्वी सूर्य प्रणाली में जो लैग्रेंज पॉइंट है उनके बारे में। कौन कौन से लैग्रेंज पॉइंट है? पहला लेग आता है L1। L1 को सौर अवलोकन के लिए लैग्रेंज बिंदुओं में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या? L1 पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सौर अवलोकन के लिए जो लैग्रेंज बिंदु होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। L1 के आसपास प्रभामंडल कक्षा में रखा गया उपग्रह सूर्य का बिना किसी प्रच्छादन या ग्रहण लगे अवलोकन करने में मदद करता है। अर्थात यदि ये L1 पॉइंट पे हमारा कोई उपग्रह लग जाए तो वहाँ से यदि सूर्य का अध्ययन करेंगे तो वहाँ से कभी भी जो उसके प्रभामंडल का ठीक तरह से अध्ययन कर सकेंगे और कभी भी वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं उसे, सूर्य ग्रहण नहीं होगा। अर्थात ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है सूर्य का जो वहाँ से ना देखा जाए। सौर और सौर चक्रीय वेधशाला इस समय यहीं पे मौजूद है। जो हमारी नासा की सौर और सौर चक्रीय वेधशाला वो भी यहीं पे लगी हुई है। फिर L2 पॉइंट की बात करते हैं, यह सूर्य से देखने पर पृथ्वी के ठीक पीछे स्थित होती है। क्या? सूर्य से देखें तो पृथ्वी के ठीक पीछे स्थित है हमारा कौन सा? L2 पॉइंट। हम आपको सभी पॉइंट्स एक बार वापस दिखाएंगे। L2 क्या? पृथ्वी की छाया के हस्तक्षेप के बिना बड़े ब्रह्मांडीय अवलोकन के लिए उत्कृष्ट है। कौन सा? L2 पॉइंट। और हमारे जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात करें तो ये L2 के पास सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। कहाँ? L2 के पास लगा हुआ है और सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। पहले मैं आपको ये पॉइंट सारे दिखा देते हैं जिससे आपकी जो समझ बेहतर विकसित होगी। तो हमारे ये तो हमारे L1 पॉइंट है, ये हमारे L1 पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं, इसको मैं वाइट कलर से कर देते हैं। ये हमारा L1 पॉइंट है। तो ये हमारे पृथ्वी और सूर्य के दोनों के बीच में है, यहाँ पे L1 पॉइंट है बीच में। फिर हमारा L2 पॉइंट है जहाँ पे हमारी जेम्स वेब टेलीस्कोप है ना, ये लगी हुई है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा L3। L3 आता है। L3 में की बात करें तो L3 हमारे सूर्य के जस्ट पीछे पाया जाता है। ये वाला L3 है। फिर ये हमारा L4 है और ये हमारे L5 है। तो 5 पॉइंट है। तो 5 पॉइंटों के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो हम इसके बारे में आगे बातचीत करेंगे। इन पॉइंट्स को हमने देख लिया। पॉइंट्स आप ठीक तरह से समझ भी गए होंगे। तो इन पॉइंट्स के बारे में बात करें तो L1, L2 और L3 क्या है? बिंदु क्या है? अस्थिर होते हैं। कौन कौन से? L1, L2 और L3 बिंदु क्या अस्थिर है, जिनका अर्थ है कि एक छोटी सी गड़बड़ी के कारण कोई वस्तु उनसे दूर जा सकती है। इसलिए इन बिंदुओं को परिक्रमा करने वाले उपग्रह को अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए नियमित दिशा में सुधार करने की आवश्यकता होती है। तो हम इसको दोबारा से देख लेंगे। ये पॉइंट तो हमने आपको बता दिए। अब जो हमारे ऊपर रह गए थे उनके बारे में बात करें तो L2 पर हमारे क्या? जेम्स वेब टेलीस्कोप लगा हुआ है। L3 पॉइंट की बात करें तो सूर्य के पीछे पृथ्वी के विपरीत पृथ्वी की ठीक कक्षा के पृथ्वी की जो कक्षा है उससे ठीक परे स्थित है सूर्य के सुदूर भाग का संभावित अवलोकन करता है। हमारे किसका? जो सूर्य है उसके विपरीत में सुदूर भाग का क्या है? ये अवलोकन करता है L3 पॉइंट। बात करते हैं L4 L5 की। तो ये यहाँ पर ये वस्तुएं क्या है? स्थिर स्थिति में बनी रहती है, जिससे क्या? दो पिंडों के साथ ये एक समबाहु त्रिभुज बनता है। जिससे क्या होता है? दो पिंडों के साथ क्या? एक समबाहु त्रिभुज बनता है। बात करें इसका उपयोग, जो हमारे पॉइंट है इनका उपयोग क्या है? अक्सर अंतरिक्ष वेधशालाओं के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारे शुद्ध ग्रहों की जांच करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है।
किसके लिए किया जाता है? शुद्ध ग्रहों की जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट्स हमने अभी देख लिए थे, अब आगे बात करेंगे। अब सौर अन्वेषण के लिए हमने क्या किया है? जो आदित्य L1 मिशन को भेजा है। किसको भेजा है? अंतरिक्ष में क्या है? आदित्य L1 मिशन को भेजा है। हमारे सौर मंडल की हमारे सौर मंडल को समझने की बात करें तो सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और इसकी विशेषता क्या है? अन्य सभी खगोलीय पिंडों के व्यवहार को काफी प्रभावित करती है। क्या है? सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और इसकी जो विशेषताएं होती है, सूर्य की जो विशेषताएं, ये अन्य जो खगोलीय पिंड है जैसे हमारे शुक्र है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, सारे सारे ग्रहों के व्यवहार को समझने में हमारी मदद करती है। सूर्य का अध्ययन करने से हमें क्या होता है? सौर मंडल के आसपास की गतिशीलता को समझने में मदद मिलती है। जब हम सूर्य का अध्ययन करते हैं तो सूर्य का अध्ययन करने से क्या होता है? हमें सौर मंडल के आसपास की जो गतिशीलता है कि कौन कौन सा ग्रह किस तरह कार्य करता है, उसके बारे में समझने में काफी मदद मिलती है। अंतरिक्ष, मौसम, वातावरण की भविष्यवाणी, सौर गतिविधियां जैसे कि हमारे सौर प्रज्वाल होता है, कोरोनल मास इंजेक्शन होता है, ये पृथ्वी के अंतरिक्ष पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे अंतरिक्ष पर्यावरण को प्रभावित कर सकती है ये चीज इसके बारे में अध्ययन करना होता है। संचार प्रणालियों, नौ संचालन, पावर ग्रिड के संभावित व्यवधानों की भविष्यवाणी करने, उन्हें कम करने के लिए इन घटनाओं का इस्तेमाल करना हमारे लिए लाभदायक हो सकता है। सौर भौतिकी को आगे बढ़ाना, इसके चुंबकीय क्षेत्र, हीटिंग मैकेनिज्म, प्लाज्मा गतिशील सहित सूर्य के जटिल व्यवहार की खोज, जो मौलिक भौतिकी और खगोल भौतिकी इनकी प्रगति में योगदान देते हैं। रक्षा अनुसंधान को बढ़ावे की बात करें तो सूर्य एक प्राकृतिक संलयन रिएक्टर है। सूर्य क्या है? प्राकृतिक संलयन रिएक्टर, अर्थात यहाँ पे विखंडनी संलयन अभिक्रिया चलती है सूर्य के अंदर। इसके मूल और परमाणु प्रतिक्रियाओं के अध्ययन से प्राप्त जो अंतर्दृष्टि है, ये पृथ्वी पर स्वच्छ और टिकाऊ संलयन ऊर्जा की हमारी जो खोज है इसमें सहायता कर सकती है। अब बात करेंगे उपग्रह संचालन में सुधार की। इसकी उपग्रह संचालन में सुधार की, तो हमें आदित्य L1 के बारे में ही बात कर रहे थे। उपग्रह संचालन में सुधार की, ठीक है, सौर विकिरण और सौर वायु उपकरणों, उपग्रहों और अंतरिक्ष यान के कामकाज को प्रभावित करते हैं। सौर विकिरण और सौर वायु क्या है? उपग्रह और अंतरिक्ष यान के कामकाज को प्रभावित करते हैं। इन सौर अंतःक्रियाओं को समझने में से अंतरिक्ष यान को बेहतर ढंग से डिजाइन संचालन में सहायता मिलती है। अब अगला मिशन आता है हमारा कौन सा? निसार मिशन। कौन सा मिशन आता है? निसार मिशन। निसार मिशन की बात करें तो इसको पूरा नाम है तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो निसार का पूरा नाम क्या हमारा? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। हिंदी में भी इसको कहेंगे नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। निसार मिशन क्या? नासा इसरो इन दोनों की संयुक्त परियोजना है। निसार सैटेलाइट अब तक की विश्व की सबसे महंगी अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है। क्या? अब तक की विश्व की सबसे महंगी अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट कौन सी? निसार। निसार सैटेलाइट पृथ्वी की स्कैनिंग के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? पृथ्वी की स्कैनिंग के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करता है, जैसे हमारे एस बैंड, एल बैंड, इनका उपयोग करता है। किसके लिए? पृथ्वी की स्कैनिंग करने के लिए। हम ये देख सकते हैं, ये हमारा नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार या निसार। तो इसमें ये वाला हिस्सा तो हमारे ये वाला हिस्सा तो हमारे क्या है? नासा के द्वारा बनाया जा रहा है, और ये वाला हिस्सा हमारे किसके द्वारा? इसरो के द्वारा बनाया जा रहा है। और दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? इसे निसार कहते हैं। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार भी कह सकते हैं। बात करें निसार की, तो निसार सैटेलाइट को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा। क्या? निसार सैटेलाइट को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया जाएगा। निसार सैटेलाइट की बात करें तो 2023 में इसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया गया है। अब निसार मिशन की बात करें तो निसार मिशन के क्या उद्देश्य हैं? उद्देश्यों की बात करें तो पहला उद्देश्य तो यही आता है कि पृथ्वी के क्रमिक विकास का अध्ययन करना है। क्या है? पृथ्वी के जो क्रमिक विकास है, पहले कैसी थी और अब कैसी हमारी पृथ्वी, तो इसका हमें क्रमिक रूप से अध्ययन करना, इसका मूल उद्देश्य। बात करें और उद्देश्यों की, तो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना, पृथ्वी पर जो जोखिम, आपदा प्रबंधन जैसे हमारे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये सब होता है, इन सब का अध्ययन करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। अब बात करते हैं हमारा कौन सा? इंडियन स्पेस स्टेशन की। तो इंडियन स्पेस स्टेशन हमारे निम्न भू कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा, लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इंडियन स्पेस स्टेशन का भार कितना होगा? 20 टन होगा।
इंडियन स्पेस स्टेशन का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाएगा और ये हम कब लगभग 2030 में भेजेंगे। तो धीरे धीरे हम इसकी कोशिश तो शुरू कर दी हमने। अब बात करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष मिशन है उनकी, तो वो कौन कौन से मिशन है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन, तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन स्टेशन क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें, फिर इंडियन स्पेस स्टेशन, तियोंगांग अंतरिक्ष स्टेशन, जेम्स वेब टेलीस्कोप, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, स्टारलिंक प्रोजेक्ट, आर्टेमिस मिशन, इन सब की बात करें। तो जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है इसके लिए तो हमारे जो चीन ने एक नया प्रोजेक्ट बनाया G60 कॉन्स्टलेशन, तो जिसके अंदर क्या है बहुत सारे उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। तो उसने छोड़ने के लिए शुरुआत तो कर दी है। अब बात करेंगे, पहला आता है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय योजना है। क्या एक अंतर्राष्ट्रीय योजना है जिसमें 5 एजेंसियां मिलकर कार्य कर रही है। क्या 5 एजेंसियां मिलकर इसके अंदर कार्य कर रही है। पहली अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, दूसरी रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकॉस्मोस, तीसरी जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जक्सा, चौथी हमारी ESA मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, और पांचवी हमारी क्या है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी है। तो ये पांचों स्पेस एजेंसियां आपस में मिलकर क्या है, अंतरिक्षीय स्पेस स्टेशन है इसका निर्माण कर रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष के स्टेशन है मानव को अंतरिक्ष में निवास करने की सुविधा भी देता है, मतलब वहाँ पे मानव जाके रह सकता है। जैसे कि वहाँ पे प्रयोगशाला है, वेधशाला मतलब ऑब्जर्वेटरी है, सपोर्ट सिस्टम सब कुछ है वहाँ पे। अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे रह सकते हैं आराम से। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन सन 1998 में इस प्रक्षेपित किया गया और यह लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। इसके एक परिक्रमण का काल मतलब लगभग 92 मिनट है, मतलब 92 मिनट या 1.5 घंटे के अंदर यह पूरे के पूरे जो पृथ्वी है इसके चक्कर काट लेता है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन प्रतिदिन पृथ्वी के 15 से 16 चक्कर लगाता है। कितने, पृथ्वी के 15 से 16 चक्कर लगाता है हर रोज। सन 2000 से ही मानव अंतरिक्ष स्टेशन पर निवास कर रहा है। सन 2000 से क्या मानव अंतरिक्ष स्टेशन है उस स्टेशन पर निवास कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को पृथ्वी से देखा जा सकता है। यदि हम दूरबीन से देखेंगे तो यह आसानी से हमें दिख जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के क्या है, 2 भाग है। जैसे कि हमारी यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्बिटल सेगमेंट और दूसरा रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट। तो 2 सेगमेंट है इसमें, एक तो हमारी यूनाइटेड स्टेट ऑर्बिटल सेगमेंट है और दूसरा रशियन ऑर्बिट सेगमेंट है। तो रशिया और जो हमारे USA दोनों के इसमें बराबर से पार्ट है। अब हम बात करें इंडियन स्पेस स्टेशन की। इंडियन स्पेस स्टेशन निम्न भू कक्षा में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया जाएगा। अभी तक किया नहीं गया लेकिन किया जाएगा। बात करें इंडियन स्पेस स्टेशन का भार लगभग कितना, 20 टन होगा। इंडियन स्पेस स्टेशन का उपयोग हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। इंडियन स्पेस स्टेशन को प्रक्षेपित करने की साल हमारे 2030 है। धीरे धीरे हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। फिर बात करते हैं तियोंगोंग जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसकी। तो तियोंगोंग एक चाइनीज स्पेस स्टेशन है। ये क्या, एक चाइनीज स्पेस स्टेशन है जिसका अर्थ होता है स्वर्ग का महल। तो तियोंगोंग होता है, तियोंगोंग का अर्थ क्या होता है, स्वर्ग का महल। ये चाइनीज स्पेस स्टेशन है। बात करें तियोंगोंग स्पेस स्टेशन की, तो इसको क्या 15 सितंबर 2016 में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। और चीन के 2 अंतरिक्ष स्टेशन है, तियोंगोंग 1 और तियोंगोंग 2। तो 2 अंतरिक्ष स्टेशन है हमारे चीन के। फिर आते जेम्स वेब टेलीस्कोप। किसकी, जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात करें हम, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ये क्या है, हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का सक्सेसर है। मतलब पहले हमारे हब्बल स्पेस टेलीस्कोप लगा हुआ था, इसको हटा करके हमने क्या लगा दिया है, हमने तो क्या लगाया लेकिन नासा ने लगाया है, लेकिन मानव ने लगाया तो हमने ही लगाया है। तो पहले क्या हमारे हब्बल स्पेस टेलीस्कोप था, उसको हटाकर कौन से टेलीस्कोप लगाया गया, जेम्स वेब टेलीस्कोप। अभी हमने देखा था जो लैग्रेंज पॉइंट नंबर 2 था, तो 2 पर क्या है, जो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप लगा हुआ था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को हब्बल टेलीस्कोप के स्थान पर अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था या फिर परिवर्तित किया गया। जो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप है उसको हटा करके हमारे जेम्स वेब टेलीस्कोप लगाया गया। आप देख सकते हैं ये इसके सामने एक वैज्ञानिक है, तो उसकी कितना छोटा आकार है और ये सैटेलाइट का कितना बड़ा आकार है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं।
हमारे HST का मतलब हब्बल स्पेस टेलीस्कोप है। अब बात करें हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का नाम खगोल शास्त्री एडविन हब्बल के नाम पर रखा गया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को दिसंबर 2021 में जो हमारे अंतरिक्ष में L2 बिंदु है वहाँ पर प्रक्षेपित किया गया था। जेम्स वेब टेलीस्कोप अंतरिक्ष में स्थापित विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन या फिर हमारी दूरदर्शी है, जिससे हम पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं। बात करें जेम्स वेब टेलीस्कोप को नासा के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। अब आता है हमारा इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। कौन सा? इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की बात करें हम तो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ब्लैक होल के चारों ओर वह क्षेत्र जिसे सबसे पहले इवेंट होराइजन क्या होता है वो देखें, टेलीस्कोप तो बाद में देखेंगे। इवेंट होराइजन का मतलब होता है कि वह क्षेत्र, ब्लैक होल के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके गुरुत्वाकर्षण से कोई भी वस्तु प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप नासा के द्वारा सन 2006 में स्थापित एक अंतरिक्ष दूरदर्शी है, अर्थात स्पेस टेलीस्कोप है। और इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की सहायता से ब्लैक होल और इवेंट होराइजन दोनों का अध्ययन किया जाएगा। तो हम इसको देख सकते हैं, 2006 में इसको स्थापित किया गया था। और इवेंट होराइजन क्या होता है? ब्लैक होल के चारों का वो क्षेत्र होता है जहाँ पे हमारे गुरुत्वाकर्षण, उसके गुरुत्वाकर्षण से क्या कोई भी चीज़ छुप नहीं सकती, उसके बिना नहीं रह सकती। तो उसके बारे में अध्ययन करेगा हमारा कौन सा? इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। तो आप देख सकते हैं ब्लैक होल है, जैसे बीचों बीच क्या है हमारे ब्लैक होल है, बीचों बीच वाला। तो जिसके चारों ओर ये प्रकाश देख रहे हैं, तो ये अंत होते हुए ग्रह, उपग्रह, तारे ये है। कई बार तो पूरी पूरी गैलेक्सी को निकल जाता है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा पहली बार किसी ब्लैक होल की तस्वीर ली गई थी, जो आप सामने देख रहे हैं ये तस्वीर है, तो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा ली गई। फिर इसके बाद आता है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। ये ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट के बारे में बात करें हम तो ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट को नासा के द्वारा 2018 में प्रक्षेपित किया गया था। और ये सैटेलाइट का उद्देश्य क्या था? एक्सोप्लैनेट की खोज करना है कि दुनिया में जो हमारे पृथ्वी के अलावा और कौन कौन से ग्रह हैं जहाँ पे जीवन हो सकता है। एक प्रोजेक्ट आता है हमारा स्टारलिंक प्रोजेक्ट। स्टारलिंक प्रोजेक्ट की बात करें तो स्टारलिंक कम लागत पर विश्वसनीय अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए स्पेसएक्स की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 42,000 उपग्रहों को निम्न भूकक्षा में 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया जाएगा। स्टारलिंक प्रोजेक्ट को 2 चरणों में विभाजित किया गया है। कितने? हमें 42,000 उपग्रह इसमें छोड़ने। पहले चरण में क्या करेंगे? इस प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में 12,000 उपग्रह को छोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में हम क्या करेंगे? 30,000 उपग्रह को प्रक्षेपित करेंगे। ऐसे करके टोटल 42,000 उपग्रह छोड़े जाएंगे। अब इसी के क्या कहते हैं, जो समान रूप से क्या चीन ने भी क्या अपना G60 कॉन्स्टेलेशन शुरू किया है। अब स्टारलिंक प्रोजेक्ट आ गया। स्टारलिंक प्रोजेक्ट के क्या क्या लाभ रहेंगे? स्टारलिंक प्रोजेक्ट के लाभ की बात करते हैं तो इंटरनेट सेवा में कम विलंबता होगी, कम लेटेंसी होगी, मतलब कम से कम समय में हमें इंटरनेट की सेवाएं आसानी से मिल पाएगी। विलंबता की बात करें तो उपभोगकर्ता और सर्वर इनके बीच में जो समय अंतराल है वो कम से कम होगा, अर्थात हमें बटन दबाते ही सूचना या जो भी हमें चाहिए सब मिल जाएगा। जो दूरस्थ क्षेत्र है उसमें इंटरनेट की विस्तृत पहुंच होगी। कम लागत वाली इंटरनेट सेवा उपलब्ध होगी, कम पैसे में सस्ती। इंटरनेट सेवा विश्व स्तर पर प्रदान की जा सकेगी। क्या इंटरनेट सेवा पूरी दुनिया में विश्व स्तर पर प्रदान की जा सकेगी। जो हमारा स्टारलिंक प्रोजेक्ट है उसमें बहुत सारी चिंताएं भी, बहुत सारी दिक्कतें भी। अब वो क्या क्या है? इससे हमारा अंतरिक्ष मलबा कचरा पड़ेगा। आप सोच सकते हैं 42,000 इसके अंतर्गत उपग्रह छोड़े जाएंगे और 42,000 उपग्रहों से कितना कचरा हो सकता है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जो अन्य उपग्रह है और अंतरिक्ष अभियान है उनके साथ इसकी टकराहट हो सकती है, क्योंकि जो हमारे पहले से उपग्रह लगे हुए हैं वो उनसे इनसे ये उपग्रह टकरा सकते हैं और दोनों के दोनों भी नष्ट हो सकते हैं। बात करें अंतरिक्ष अध्ययन में, फिर इससे कठिनाई आएगी, पता भी नहीं चलेगा कौन सा उपग्रह किसका है। तो बात करें आगे, सैटेलाइट का कवरेज क्षेत्र कम हो जाएगा, क्योंकि प्रति सैटेलाइट को कवरेज क्षेत्र दिया जाता है जो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब सैटेलाइट की संख्या बढ़ जाएगी तो प्रत्येक सैटेलाइट के कवरेज क्षेत्र में कमी आएगी। फिर आता हमारा आर्टेमिस मिशन। कौन सा मिशन आता है? आर्टेमिस मिशन की बात करें तो आर्टेमिस मिशन नासा के द्वारा चलाया जा रहा मिशन है। और आर्टेमिस मिशन चंद्रमा के लिए मानव मिशन की एक श्रृंखला है। आर्टेमिस मिशन का नया अगला साल मतलब 2024 के अंदर जो हमारा गया ही है उसके अंदर इसको भेजा गया था। आर्टेमिस मिशन में महिला अंतरिक्ष यात्री और गैर श्वेत व्यक्ति को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। अब वैसे तो ये 2024 में भेजा जाता है, लेकिन अभी तक तो भेजा नहीं गया है। 2025 में हो सकता है इसको भेज दिया जाए आर्टेमिस मिशन।
के अंतर्गत। तो एक आर्टिफिशियल तस्वीर भेजी गई थी जिसमें एक महिला को भेजा गया और एक ब्लैक या फिर गैर श्वेत व्यक्ति को हमारे चंद्रमा पे भेजे जाने की बात की गई थी। आर्टेमिस मिशन में हमारे कितने देश सदस्य हैं? हमारे 11 देश सदस्य हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन, लग्जमबर्ग, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, ये सारे के सारे देश इसके सदस्य देश हैं। अब बात करें इनकी जो स्पेस एजेंसी हैं वो भी इनके साथ काम करेगी और वो कौन कौन सी है हमारी? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो सो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जक्सा, जक्सा मतलब जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये सारी स्पेस एजेंसी इसके साथ काम करेगी। ईएसए का मतलब होता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो अब हम बात करेंगे और ईएसए का मतलब होता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। एससीएसए का मतलब कनाडियन स्पेस एजेंसी, मतलब कनाडियन स्पेस एजेंसी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके लिए। बात करें हम अंतरिक्ष मलबे की। अंतरिक्ष मलबा क्या होता है? स्पेस डेब्रिस, पृथ्वी की कक्षा में उपस्थित जितने भी अनुपयोगी और संभावित रूप से खतरनाक वस्तु है उनको हम क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष मलबा कहते हैं। तो पृथ्वी की कक्षा में उपस्थित जो अनुपयोगी और संभावित रूप से जो खतरनाक वस्तुएं होती है उनको हम क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष मलबा कहते हैं। और अंतरिक्ष मलबा प्राकृतिक और मानव निर्मित होता है, अर्थात ये या तो प्रकृति के द्वारा बनाया जा सकता है या फिर इंसानों के द्वारा बनाया जा सकता है। अंतरिक्ष मलबे को अंतरिक्ष कचरा या फिर स्पेस जंक भी कहते हैं। तो अंतरिक्ष मलबे को क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष कचरा भी कह सकते हैं या फिर हम स्पेस जंक भी कह सकते हैं। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष मलबे के हजारों ऐसे टुकड़े हैं जो आकार में 3 इंच के से बड़े हैं। क्या 3 इंच से बड़े बड़े ऐसे टुकड़े हैं? तो और बात करें तो रडार और ऑप्टिकल डिटेक्टर के द्वारा जिनको डिटेक्ट किया जा सकता है। ये कौन कौन से कचरे हैं? अंतरिक्ष में अंतरिक्ष मलबे के लाखों छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें ट्रैक नहीं किया जा सकता। तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े भी हैं जिनको डिटेक्ट नहीं कर सकते और कई ऐसे भी हैं जिनको डिटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस अंतरिक्ष मलबे से खतरा क्या है, अर्थात इससे नुकसान क्या है उसकी बात करें। तो स्पेस डेब्रिस के क्या थ्रेट है? अंतरिक्ष मलबा खतरनाक होता है क्यों? क्योंकि वह अपने अति उच्च गति मतलब हजारों किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चलता है, इसी वजह से अत्यधिक संवेग रखता है। तो अंतरिक्ष यान, सक्रिय उपग्रह, अंतर्राष्ट्रीय जो स्पेस स्टेशन, इन सबको गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है। कौन? स्पेस डेब्रिस। और इसके लिए एक सिंड्रोम आता है जिसे कैसलर सिंड्रोम कहते हैं। तो उसके लिए आप देखें क्या है। नासा के वैज्ञानिक कैसलर के अनुसार एक बार अंतरिक्ष में एक नियत क्रांतिक द्रव्यमान पार हो जाएगा, अर्थात जो अंतरिक्ष के अंदर बहुत सारे इतने उपकरण लगा दिए जाएंगे हमारे कि जो उसका सहन करने की जो क्षमता है वो पार हो जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रांतिक द्रव्यमान। ये पार हो जाएगा तो अंतरिक्ष मलबे की कुल मात्रा बढ़ती रहेगी और फिर ये एक तरह से एक अंतरिक्ष मलबा दूसरे से टकराएगा, उससे नया अंतरिक्ष मलबा तैयार होगा। और क्यों? क्योंकि टक्कर से और मलबा उत्पन्न होगा और एक तरह से एक श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में यह और अधिक टक्कर को बढ़ाएगा, जिससे केसलर सिंड्रोम उत्पन्न होगा, जिससे केसलर अभिक्रिया या केसलर प्रभाव भी कह सकते हैं। तो जैसे एक कचरा दूसरे से टकराएगा तो नया कचरा बनेगा, फिर दोनों कचरे क्या किसी सही उपग्रह से टकराएंगे तो वो उपग्रह भी कचरा बन जाएगा, फिर सारे चौथे से पांचवें से, तो इस तरह एक तरह से एक श्रृंखला अभिक्रिया बन जाएगी और सभी उपग्रह आपस में टकराते फिरेंगे और एक तरह से कचरा ही कचरा अंतरिक्ष में हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? केसलर सिंड्रोम, केसलर प्रभाव कहते हैं। बात करें, हालांकि कई वैज्ञानिक बिग स्काई थ्योरी में विश्वास रखते हैं। बिग स्काई थ्योरी क्या कहती है कि बिग स्काई थ्योरी के अनुसार अंतरिक्ष बहुत बड़ा है, ऐसे नहीं कि छोटा मोटा है। ये कैसलर साहब तो ये कहते हैं कि जैसे कोई छोटा मोटा कमरे जितना है, छोटा मोटा जगह अंतरिक्ष, अंतरिक्ष बहुत बड़ी जगह है, यहाँ टकराट की संभावना बहुत कम होती है। अधिकांश वस्तुएं मलबा पृथ्वी की ओर आते हुए वातावरण में जल जाता है और बिना नुकसान किए समुद्र में गिर जाएगा। तो हम इसको देख सकते हैं। तो दुनिया ये कहती है कहीं तो कि बिग स्काई थ्योरी है, आसमान बहुत बड़ा है, टकराने के लिए इतनी कम जगह भी नहीं है, बहुत सारा है अंतरिक्ष में। और जब उपग्रह खत्म हो जाते हैं जो काम में नहीं आते, उनको वापस धरती पे बुला लिया जाता है। जब बुलाते हैं तो आधा तो वह आने के दौरान ही खत्म हो जाता है और बाकी वह समुद्र में गिर के नष्ट हो जाता है। अब अंतरिक्ष मलबे के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून या नियमों की बात करें
तो इसके कौन कौन से नियम है? वर्तमान में अंतरिक्ष मलबे के नियमन संबंधी कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है, बस एक संधि है जो 1967 में बनाई गई थी, बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967। तो बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967 की बात करें तो 1967 में की गई थी। बाह्य अंतरिक्ष संधि पृथ्वी की कक्षा में व्यापक नरसंहार के जो हथियार स्थापित करने से प्रतिबंधित करती है। यही ये कहती है कि जैसे हमने नो वे होम मूवी थी, उसके अंदर है क्या कहते हैं, नो वे होम के अंदर जो हमारे स्पाइडरमैन है उसको दिखाया गया था स्पाइडरमैन में, तो उसमें ये बताया गया था कि सैटेलाइट्स में हमारे ड्रोन या फिर जो हमारे हथियार है वो लगे हुए हैं। तो ये संधि जो 1967 की संधि है ये यही कहती है कि आप सैटेलाइट्स के जरिए सब कुछ कीजिए, लेकिन सैटेलाइट्स में आप हथियार नहीं रख सकते हो। बात करें एफर्ट्स की, तो अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए किए जा रहे बहुत सारे प्रयास है। जैसे एक मिशन था डेब्रो डियोब्रिट मिशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा अंतरिक्ष मलबे के निस्तारण का ये मिशन था। ठीक है, EDO बिट मिशन है। एक आता रिमूव डेब्रिस मिशन, ये मिशन सरे स्पेस सेंटर सरे विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम के द्वारा संचालित है। कौन सा? रिमूव डेब्रिस मिशन। इसके लिए बहुत सारे नए नए उपाय भी हैं, और उपाय कौन कौन से उनकी बात करें तो अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए किए जाने वाले अभिनव उपाय कौन कौन से? एक तो लेजर, अंतरिक्ष मलबे को नष्ट करने के लिए और उसकी दिशा को बदलने के लिए क्या लेजर का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर आता हमारा एरोजेल पदार्थ। ठीक है, तो अंतरिक्ष मलबे को एकत्रित करने के लिए अत्यधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला एक हल्का पदार्थ होता है एरोजेल पदार्थ, उसको काम में लिया जा सकता है कि वहाँ से जेल की मदद से सारे अंतरिक्ष कचरे को एक दूसरे से चिपका दिया जाएगा, और ये एरोजेल पदार्थ भी हल्का ही रहता है। कक्षीय क्षय की बात करें, स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा यह ऑर्बिटल डिके एक प्रोग्राम शुरू किया गया। अब बात करेंगे हम दुनिया की स्पेस एजेंसियों की। तो विश्व के प्रमुख स्पेस एजेंसी की बात करें, इसरो, नासा, रोस्कोस्मोस, जक्सा, CNSA, ESA और CSA, तो इनके बारे में बातचीत करते हैं। पहली आती है हमारी इसरो, क्योंकि हम पहले हमारे देश की ही बात करें। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। इसरो की स्थापना हमारे 15 अगस्त 1969 में की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। हमारे इसरो का चिन्ह आप देख सकते हैं, यह है। 1962 में भारत सरकार ने भारत की अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसे इनकॉर्पोरेट कहते हैं, या इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इसकी स्थापना की थी। और उस समय इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। इनको स्पार्क मतलब इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। तो 15 अगस्त 1969 को इनको स्पार्क की जगह पे हमारे इसरो की स्थापना कर दी गई थी। कब? 15 अगस्त 1969 को। 1972 में भारत सरकार ने अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना की। और 1900 सितंबर 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के तहत लाया गया। अब अंतरिक्ष विभाग को बनाने का क्या उद्देश्य था? अंतरिक्ष विभाग का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में सहायता के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग को बढ़ावा देना था। और अभी कौन है इसके अध्यक्ष? हमारे S सोमनाथ है, इसरो के अध्यक्ष। दूसरी एजेंसी आती है हमारी नासा। नासा की बात करें तो नासा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, या राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन इसका पूरा नाम। नासा के संयुक्त राज्य अमेरिका, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक स्वतंत्र संस्था है, अर्थात यह एकत्रित अंतरिक्ष एजेंसी की बात कर रहे हैं। नासा चित्र में देख सकते हैं इसका लोगो। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई थी, और मुख्यालय की बात करें तो इसका वाशिंगटन DC अमेरिका में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसका प्रबंधक कौन है? स्टीव जुर्जिक इसका कार्यकारी प्रबंधक है। इसका नासा। वैसे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो तीसरा आता है हमारा रोस्कोस्मोस, ये हमारे रूस की स्पेस एजेंसी है। 25 फरवरी 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, जब USSR का विघटन हो गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? श्रेस्चिन स्ट्रिक 42 मॉस्को, यहाँ पे इसका मुख्यालय है। इसका रोस्कोस्मोस का। रोस्कोस्मोस का आप लोगों भी देख सकते हैं। और बात करें इसके प्रशासक कौन है? हमारे इगोर कोमरोव इसके प्रशासक है। फिर आते हैं जापान की। जापान की हमारी जक्सा आती है। जक्सा की बात करें तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इसका पूरा नाम है जापानी जो अंतरिक्ष
अन्वेषण अभिकरण, ये अंतरिक्ष नहीं है, अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष अन्वेषण अभिकरण है इसका पूरा नाम। बात करें जक्सा का भी लोगो आप देख सकते हैं। जक्सा जापान की एक राष्ट्रीय एरोस्पेस और अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। जक्सा की स्थापना 1 अक्टूबर 2003 में की गई थी। कब? 1 अक्टूबर 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय टोक्यो जापान में। जक्सा का मुख्यालय कहाँ पे? टोक्यो जापान में। और इसका प्रबंधक कौन है? हिरोशी यमकवा इसके प्रबंधक है। याद करने की जरूरत नहीं है, तो वैसे ही आपके लिए जानकारी लिए लिखा गया है। CNSA की बात करें तो चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन इसका पूरा नाम है। और ये चीन की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना अप्रैल 1993 में की गई थी। अब आप सोच सकते हैं 1962 में भारत ने स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत कर दी थी और चीन ने 1993 में जाके स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत की थी। और उसके बावजूद चीन अपना कॉन्स्टलेशन बना रहा है, चीन का खुद का GPS है, सब कुछ चीन बहुत आगे निकल गया है, जबकि हम कितना पीछे रह गए। जबकि हमने इसकी शुरुआत क्या है, हमारे जो नासा के लगभग 1-2 साल के बाद ही कर दी थी अपनी शुरुआत, जिसको आप देख सकते हैं। CNSA की बात करें तो इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में और इसका प्रबंधक कौन है? जांग केजियांग। फिर आता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, मतलब ESA। इसका पूरा नाम यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोपीय देशों की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 30 मई 1975 में की गई थी। कब? 30 मई 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कुल 22 देश हैं। ब्रिटेन पहले इसका सदस्य था, लेकिन अब इससे अलग हो गया, ब्रेग्जिट के साथ ही यह अलग हो गया। ESA का मुख्यालय हमारा पेरिस फ्रांस में, वहाँ पे पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय बनाया गया। फिर हमारे CSA की बात करें, कनाडियन स्पेस एजेंसी की, तो ये हमारे कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी है CSA। CSA की स्थापना 1 मार्च 1989 को की गई थी। CSA का मुख्यालय हमारा लोंगयुंग क्यूबेक में, यहाँ पे लोंगयुंग क्यूबेक में इसकी मुख्यालय। तो इस तरह हमने 6 लेक्चर के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित सारे लेक्चर्स को देखा और सब कुछ जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।